चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यायपालिका का कार्य। न्यायपालिका का कार्य, इसका सबसे पहला कार्य क्या है? संविधान का व्याख्या करना। संविधान का व्याख्या करना। अब बोलेंगे ये क्या होता है? तो आपको पता है कि हमारा जो देश चलता है उसके लिए एक ग्रंथ है संविधान नाम का, जिसमें कोई कोई ऐसा कानून है या कोई कोई ऐसा उसमें अनुच्छेद धारा है जिसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। उस स्थिति में संविधान को पढ़ के समझ के न्यायाधीशों के द्वारा उसका आपस में विचार विमर्श करके एक सही व्याख्या किया जाता है कि रियल में वो कानून कहना क्या चाहता है, उसका लागू करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको किस दिशा में लागू करना चाहिए। ठीक है, तो इसका काम कौन करता है? न्यायालय। ठीक है, और कोई वैसा कानून, विधायिका द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, कुछ वैसा कानून बना दिया जाए जिसके द्वारा संविधान के कानूनों का उल्लंघन होता हो या संविधान के कानूनों को वो विरोध करता हो वो कानून, तो उस स्थिति में भी न्यायपालिका संविधान के कानूनों के मूल स्वभाव का संरक्षण करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका? विवादों का निपटारा करना। ठीक है, निपटारा करना। विवाद मतलब चाहे वो झगड़ा वाला हो, आपसी झगड़ा वाला हो, या खेत खलिहान से संबंधित झगड़ा हो, या मकान से संबंधित झगड़ा हो, वो दो व्यक्तियों के बीच का झगड़ा हो, या केंद्र सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ झगड़ा हो, या दो राज्यों के बीच का झगड़ा हो, इन सारी समस्याओं का निपटारा कौन करती है? ये न्यायपालिका। तो आपका काम है कि आप लोग 3 उदाहरण कमेंट करेंगे। पहला, वैसी समस्या या वैसी झगड़ा जो केंद्र और किसी राज्य के बीच में हो और उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय ने किया हो। ठीक है, दूसरा, कोई वैसी समस्या जो 2 राज्यों के बीच में हो, उस विवाद का निपटारा कौन किया हो? उच्चतम न्यायालय किया हो। या 2 व्यक्तियों के बीच का जो विवाद हो उसका निपटारा जो कोई उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, कोई भी न्यायालय क्या हो, इन तीनों का उदाहरण आप देंगे। केंद्र और राज्य के बीच वाला झगड़ा का उदाहरण, राज्य के बीच वाला झगड़ा का उदाहरण, और व्यक्ति के बीच में झगड़ा जो हुआ हो उसका निपटारा का उदाहरण आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कार्य देख लिए। 2 कार्य था इसका मुख्य रूप से। अब देखेंगे हम लोग कि ये जो न्यायपालिका न्याय करने की काम करती है उसमें उसको स्वतंत्र रहना आवश्यक है, और वो स्वतंत्र कैसे रहेगा? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं है, ठीक है, आप कहीं भी झगड़ा करके गए, 2 व्यक्ति झगड़ा किया और कहीं ऐसे व्यक्ति के सामने विवाद का निपटारा करने के लिए चला गया जो किसी आपके झगड़ा करने वाले का, जो विपक्षी वाला जो झगड़ा करने वाला है उसके फेवर का आदमी हो। ठीक है, या आपके साथ झगड़ा करने वाला व्यक्ति उसको कुछ घूस दे दिया हो, तो उस स्थिति में न्याय सही से हो सकता है? नहीं हो सकता है।
तो ऐसी स्थिति में वैसी व्यक्ति को न्याय के लिए चुनना पड़ेगा जो दोनों में से किसी का पर्सनल आदमी नहीं हो, दोनों में से किसी के हित का वो अनदेखा नहीं करे, एक न्यूट्रल आदमी हो, निष्पक्ष आदमी हो, स्वतंत्र विचारधारा का हो, स्वतंत्र सोच से हो और स्वतंत्र उसकी व्यवस्था हो, तो वैसा ही व्यक्ति सही न्याय कर सकता है। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि ये न्यायपालिका जो है वो किस प्रकार से स्वतंत्र बनी रहेगी। तो सबसे स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए पहला काम जो होना चाहिए वो है शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। या शक्ति का बंटवारा जो है अभी वर्तमान में वो सही है क्या? बंटवारा। अब शक्ति के बंटवारा का तात्पर्य आप क्या कहेगा कि क्या है मैडम जी ये? तो शक्ति का बंटवारा का मतलब है कि केंद्र सरकार जो है या कोई भी सरकार जो होती है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों के माध्यम से चलती है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा करती है। तो ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों में से किसी का भी प्रभाव इस न्यायपालिका पे नहीं होना चाहिए, तभी सही से न्याय हो पाएगा। क्योंकि जब विधायिका का प्रभाव न्यायपालिका पे होगा तो कभी भी किसी मंत्री या किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर हो या विधानसभा का मेंबर हो, इन सभी के द्वारा किसी गलत कानून को वो सही से परिभाषित नहीं कर पाएंगे और समाज कल्याण को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए कार्यपालिका से स्वतंत्र न्यायपालिका को होना चाहिए। तो सभी का शक्ति बटा हुआ है, कार्यपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का अपना अधिकार क्षेत्र है और विधायिका का अपना अधिकार क्षेत्र है। इससे शक्ति का हनन नहीं होता है। दूसरा है कि न्यायपालिका में जो जजों की नियुक्ति होती है, ठीक है, न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया सरकारी प्रभावों से प्रत्यक्ष रूप से दूर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो न्यायाधीश बुझे छी ना, ओकरे कहै छियै जे ऑर्डर करैत रहै छै। फिल्म सब देखै छियै और फिल्म में देखनी कि जे जखन दूगो एगो विलन में मतलब जो गुंडा होइ छै तकरा में आ हीरो में जो झगड़ा होइ छै या कोनो भी प्रकार के समस्या क्रिएट होइ छै तो जाइ छै कोर्ट में, न्यायालय में जाइ छै, ओतऽ ऑर्डर करैत रहै छै सबसे हेड कुर्सी पर बैठ कऽ, ओकरे न्यायाधीश कहै छै। तो ओइ न्यायाधीश के जो नियुक्ति होइ छै ओइमे होइके एहन एगो मशीनरी तंत्र होइके चाही, सिस्टम होइके चाही, एगो संस्था होइके चाही जे संस्था में सरकार जखन जेना चाहे ओइ प्रकार के छेड़छाड़ नहीं कर सकैए, अपन प्रभाव ओहिमे हमेशा के लिए बना कर नहीं रख सकैए। मान लिअ कि एगो एहन सिस्टम बना दै छियै जे सिस्टम में नियम के तहत ककरो नियुक्ति हेतै और नियम के तहत ककरो ओहिमे से हटायल जा सकै छै, ओहिमे कोनो भी खास सरकार के प्रभाव नहीं रहतै। ठीक छै, एहि प्रकार के जेना अखन न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया में कोलिजियम प्रणाली छै। ठीक छै, कोलिजियम प्रणाली के बारे में अगर अहाँके जाने के है तो कमेंट करब कि कोलिजियम प्रणाली क्या है, तो फिर इस पे हम आपको विशेष प्रकार से एक वीडियो बना देंगे, फिर आप जानिएगा। अभी मात्र इतना जान लीजिए कि जो न्यायाधीश की जो नियुक्ति हो
वो स्पष्ट रूप से और स्वच्छ रूप से हो, जिसमें किसी सरकार का अपना हस्तक्षेप नहीं बना रहे, ठीक है। और शक्ति का बंटवारा हो दोनों में, पहला पॉइंट बता दिए। दूसरा, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है। तो आप 2 टॉपिक समझ लिए, न्यायपालिका का कार्य क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे बना रह सकता है, दोनों समझ लिए। अब हम लोग अगला टॉपिक समझेंगे कि आम आदमी न्यायपालिका तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो आम आदमी को न्यायपालिका तक पहुंचाने के लिए सरकार कई प्रकार की व्यवस्था की है, ठीक है। सबसे पहली बात, जे न्यायिक प्रक्रिया काफी खर्चीला है, ई तो ककरो से छुपल नहीं है। न्याय के कोर्ट कचहरी के चक्कर देखे छी, कोई ओनाहो गलती से चाहे कि हमरा नहीं लगा, किया तो काफी खर्चीला व्यवस्था है में। तो इस स्थिति में गरीब व्यक्ति जो है उसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, कागजी कारोबार ज़्यादा होता है, वकील करना पड़ता है। आप समय दीजिए, वकील रखिए, कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए, यातायात संसाधन का प्रयोग करने में आपको काफ़ी खर्चा होगा। अगर इस स्थिति में गरीब आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसके घर में 2 रोटी का उपार्जन करने वाला कौन होगा, आप सोच सकते हैं। और ऐसी स्थिति में गरीब क्या करे। भारत में गरीब काफ़ी संख्या में है और वो गरीब क्या करे, न्याय से वंचित रह जाए, उसका शोषण होते रहे, ये हमारा संविधान नहीं कहता है। हमारा संविधान इसके लिए सरकार को कुछ दिशा निर्देश जारी करती है और उस आधार पे सरकार को कुछ काम करना पड़ता है और फिर उसके माध्यम से आम आदमी को न्याय पाना आसान हो जाता है। तो हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया है जो न्याय पाना आसान है आम आदमी के लिए, ठीक है।